हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रेल इन्फो में। आज हम इस वीडियो में 1995 में हुए कालिंदी एक्सप्रेस रेल डिजास्टर के बारे में बात करेंगे और उसका केस स्टडी करेंगे। 20 अगस्त 1995 तब के उत्तर रेलवे का दिल्ली कानपुर सेक्शन आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन है फिरोजाबाद। ट्रेन अभी अभी फिरोजाबाद के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी थी। वेदर बिल्कुल साफ था। सुबह के 3 बजने वाले थे। कालिंदी एक्सप्रेस के पैसेंजर में शायद ही कोई होगा जो उस वक्त जगा हो। अचानक ड्राइवर ने देखा कि 20 ट्रैक पर नीलगाय खड़ी है। पूरी स्पीड से ट्रेन नीलगाय से टकरा जाती है। इस टक्कर की वजह से ट्रेन के वैक्यूम कंट्रोल ब्रेक्स एक्टिवेट हो गए, जिसके कारण ट्रेन वहीं खड़ी हो गई। उस दिन कालिंदी एक्सप्रेस को एसएम सिंह चला रहे थे। रूल के अकॉर्डिंग उनके पास 15 मिनट का टाइम था। इतने टाइम में या तो ट्रेन को आगे बढ़ाना था या तो कैबिन को रिपोर्ट करना था और बताना था कि ट्रेन रुक गई है, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। ऐसे में अब ड्राइवर के पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो पास के टुंडला स्टेशन के कंट्रोल रूम को फोन करके उन्हें ट्रेन रुक जाने की इंफॉर्मेशन दे। ऐसा करने के लिए ड्राइवर के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपने कैबिन में पड़ा इलेक्ट्रॉनिक फोन का इस्तेमाल करे या फिर ट्रेन से उतरकर फिरोजाबाद स्टेशन जाकर वहां पे स्टेशन स्टाफ को पूरी बात बताए। पहले के टाइम में स्टेशन आने से पहले और स्टेशन बीतने के बाद ट्रैक के किनारे कैबिन रूम बने होते थे। एक पर लिखा होता था ईस्ट कैबिन और दूसरे पर लिखा होता था वेस्ट कैबिन। कभी कभी ए कैबिन और बी कैबिन भी लिखा होता था। जिस जगह कालिंदी एक्सप्रेस रुकी हुई थी वो जगह फिरोजाबाद स्टेशन के अंडर थी। वहां से लगभग 400 मीटर पीछे स्टेशन का वेस्ट कैबिन था। ड्राइवर को लगा कि कैबिन मैन को कालिंदी एक्सप्रेस की रुकने की बात मालूम हो गई होगी। मन में ये सोचकर ड्राइवर एसएम सिंह शांति से बैठ गए। ना तो कंट्रोल रूम को बताया और ना ही ट्रेन आगे बढ़ाई। उधर फिरोजाबाद स्टेशन के वेस्ट कैबिन में ड्यूटी करने वालों को उसकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए वहां दीवार पर 2 लाइन लिखी थी। क्या तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दुर्घटना हो सकती है? याद रखना, रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले हजारों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मगर उस वक्त कैबिन के अंदर ड्यूटी पर तैनात गोरेलाल ने इन दोनों लाइन्सों को अनदेखा करने वाले थे। गोरेलाल की ड्यूटी के दौरान डेली 60 ट्रेनें गुजरती थी। उस दिन रात लगभग 1 बजे शिफ्ट शुरू हुई थी उनकी। कालिंदी से पहले लगभग 10 ट्रेनें पास हो गई थी। वो अगर अपनी खिड़की से सिर बाहर निकालते तो उन्हें कालिंदी एक्सप्रेस का लास्ट कोच नजर आ जाता। उसके पीछे जल रही लाल बत्ती दिख जाती। गोरेलाल समझ जाते कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रुकी हुई है। अगर वो देख लेते तो गोरेलाल तुरंत स्टेशन को रिपोर्ट भेज सकते थे, उन्हें वार्निंग दे सकते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। गोरेलाल अगर अपनी ठीक से ड्यूटी करते तो उन्हें कैबिन में लगे पैनल पर जल रही ग्रीन लाइट दिख जाती। ये पैनल असल में लीवर था। ये ट्रैक के उस पार्ट को कंट्रोल करता है जहां 2 ट्रैक्स मिलते थे। इस लीवर के ऊपर एक लाइट लगी हुई थी जो स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से जुड़ी हुई थी। कालिंदी एक्सप्रेस जब स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से 42 फुट आगे निकल जाती तो पैनल पर रेड लाइट जलती। फिर एक जोर का अलार्म बजता और इसका मतलब था कि ट्रैक लॉक करने वाला लीवर अब फ्री हो गया है। मतलब दूसरी ट्रेन के लिए ट्रैक खाली हो गया है। लेकिन ना लाइट जली उस दिन और ना अलार्म बजा, क्योंकि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर एंड स्टेशन के पास ही खड़ी थी। अचानक गोरेलाल के कैबिन में रखे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एस बी पांडे थे। उन्होंने पूछा कि ट्रैक खाली है, पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पास होना है। गोरेलाल ने हाँ कह दिया। हालांकि एएसएम का काम इतना नहीं था। उस समय का रूल ये था कि जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन से निकलती तो वहां का एएसएम अगले स्टेशन को उस बात की जानकारी देता। उस स्टेशन को एएसएम अगले स्टेशन के एएसएम को पूछता कि लाइन क्लियर है या नहीं। दोनों तरफ बात करने के बाद अपने स्टेशन के दोनों कैबिनों को ऑर्डर देता कि वो ट्रेन को ग्रीन लाइट दिखाए और लाइन लॉक कर दे ताकि ट्रेन वहां से पास हो जाए। एसपी पांडे को करना ये चाहिए था कि उनकी वो अगली स्टेशन हिरेन गांव को फोन करे और पूछे कि कालिंदी एक्सप्रेस पहुंची कि नहीं, क्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के जाने के लिए लाइन क्लियर हो चुकी है। अगर एएसएम पांडे ने ऐसा किया होता तो उन्हें सारी गड़बड़ी का पता चल जाता। मगर उस दिन कोई भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था। इतनी लापरवाही के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ता अगर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर दयाराम ने सावधानी दिखाई होती। मगर ऐसा नहीं हुआ। सामने सिग्नल पर येलो लाइट जल रही थी, मतलब दयाराम को ट्रेन की स्पीड स्लो करनी थी। उन्हें स्टार्टर सिग्नल से पहले ट्रेन को रोकना था। दयाराम ने उस येलो लाइट को इग्नोर किया। उन्होंने सोचा कि इस कैबिन का सिग्नल को ग्रीन करने में टाइम लग रहा होगा। ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी।
ट्रेन आगे बढ़ी तो दयाराम ने देखा कि जिस ट्रैक पर उनकी ट्रेन जा रही है उसी पर आगे कोई और ट्रेन रुकी खड़ी है। दयाराम को उस ट्रेन का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वो जान गए कि अब क्या होने वाला है। उन दिनों सुपरफास्ट एक्सप्रेस में इमरजेंसी ब्रेक लगे तब भी ट्रेन 1700 मीटर आगे जाकर रुकती थी। दयाराम के पास अब कुछ भी करने का वक्त नहीं बचा था। कुछ सेकंड बाद ही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूरी स्पीड से कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले कोच से टकरा गई। दोनों के ट्रेनों के मलबों को खंगालने में 3 दिन लग गए। लाशें जब गिनी गई तो उनकी गिनती 305 पर जाकर रुकी। 393 लोग घायल हो गए। कुछ को तो थोड़ी बहुत चोटें आई थी तो कुछ तो बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे। ये तो ऑफिशियल गिनती थी, लेकिन वहाँ आसपास बॉडीज के पार्ट्स अलग अलग पड़े हुए थे। यहाँ हाथ पड़ा है तो उधर एक पांव पड़ा है। कहीं तो ऐसी बॉडीज थी जिनकी तरफ देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ बॉडीज तो इतनी बुरी तरह से कुचल गई थी कि उनका तो पहचानना भी मुश्किल पड़ रहा था। इनकी कैसे गिनती होती? ऐसा तो उठाकर एक साथ रख दिया गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ड्राइवर, स्विचमैन और असिस्टेंट मास्टर, बस ये ही नहीं थे दोषी, सिस्टम भी दोषी था। रेलवे मंत्रालय भी दोषी था। फिरोजाबाद स्टेशन पर 9 स्विचमैन होने चाहिए थे, लेकिन इनमें से 4 पोस्ट तो खाली थी। अक्टूबर 1994 में उत्तर रेलवे का सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड के सामने एक प्रपोजल रखा था। उन्होंने कहा था कि फिरोजाबाद समेत कानपुर दिल्ली सेक्शन में 43 स्टेशन पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगवाए जाए। इसमें 6 करोड़ का खर्चा होना था। रेलवे बोर्ड को ये खर्चा जरूरी नहीं लगा। उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अगर प्रपोजल मान लिया होता तो ये रेल हादसा नहीं होता, कितने लोगों की जान बच जाती। रेलवे से सवाल पूछना चाहिए था कि लोगों की जान महंगी है या 6 करोड़ रुपए। और अंत में मैं आपको मेरे फ्रेंड विशाल कश्यप की ड्राइंग दिखाना चाहूँगा। इस ड्राइंग का पूरा क्रेडिट विशाल कश्यप को जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।